रहेगा दोस्तों आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर सभी साथी क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रखा गया है दोस्तों कि सारणेश्वर शिलालेख में उल्लेखित मेवाड़ के मंत्री वर्ग के संबंध में विचार कर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक तरफ आपको मंत्री दे रखा है, दूसरे तरफ आपको उनसे संबंधित कार्य दे रखा है। तो ध्यान रखना, पहला आपके सामने है अक्ष पटलिक संबंधित कार्य, दूसरा है संधि विग्रहिक अमात्य और डी है यहाँ पर भिष गादिराज। तो कौन सा यहाँ पर कथन राइट होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर अक्ष पटलिक ये बोलते थे पुरालेख मंत्री को। दूसरी यहाँ पर बात करें, दूसरा यहाँ पर है संधि विग्रहिक, तो ये बोला जाता है मुख्य वेद को। अमात्य बोलते थे मुख्यमंत्री को मेवाड़ में। हाँ, रियासत काल में अमात्य को मुख्यमंत्री को अमात्य बोलते थे। और भिष गादिराज युद्ध और संधि का जो मंत्री होता था उसे बोलते तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। मंत्री वर्ग की नियुक्ति शासक के द्वारा स्वयं की जाती थी। वह नियुक्ति वंशानुगत या बाहर के सदस्य भी की जाती थी। मेवाड़ में मंत्री वर्ग से संबंधित उल्लेख सारणेश्वर शिलालेख में मिलता है, जिसमें अलग अलग यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगमहल में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया? रंगमहल है वो हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती वर्तमान में जिसका घग्गर नाम है, इस नदी के पास में स्थित है। यह एक ताम्र युगीन सभ्यता है। और राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा हन्नारीड, जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं। उत्खनन कार्य डॉक्टर हन्नारीड के निर्देशन में किया गया 1952 से 1954 में। रंगमहल में बसने वाली बस्तियों के 3 बार बसने और उजड़ने के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बीकानेर शासक राय लूणकरण को कलियुगाकरण कहा गया है? कलियुगाकरण किसे कहा गया है? राव लूणकरण को कहा गया है। किस शिलालेख में, किस ग्रंथ में कहा गया है, ये ध्यान रखना। तो हो जाएगा राव जयसिरो छंद। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीका के बाद राव नरा बीका की गद्दी पर बैठा, मगर 1505 ईस्वी में नरा की मृत्यु के बाद लूणकरण शासक बनता है। 1505 में लूणकरण बीकानेर का दानी, धार्मिक, प्रजापालक और गुणीजनों का सम्मान करने वाला शासक था। दानशीलता के कारण बिट्टू सूजा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राव जयसिरो छंद में उसे कलयुग का कर्ण कहा है। वो धर्मात्मा था, जिस तरह कर्ण दान देता था उसी प्रकार ये भी दान देता था। यह चीज़ आप ध्यान रखना, दान पुण्य करने के कारण इसे कलयुग का कर्ण कहा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। यदि आपने आंसर 3 नंबर चुना है तो आपका राइट होगा। गिरधारीपुरा गांव में 1897 ईस्वी में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों ने एक सभा पर अपनी समस्या महाराज को अवगत कराने के लिए नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को चुना। ठिकानेदार करशन सिंह के विरुद्ध किसानों की मांग को लेकर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले थे। करशन सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से वापस निष्कासित कर दिया था, और इसी वजह से यही वजह रही थी नेक्स्ट बिजोलिया किसान आंदोलन की। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न कथन का चयन कीजिए। बताना है आपको 1857 की क्रांति के संबंध में। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। बी आपको दे रखा है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को एरिनपुरा छावनी से हुई थी, जो यहाँ पर गलत है। एरिनपुरा छावनी से नहीं हुई थी दोस्तों, नसीराबाद छावनी से हुई थी। क्रांति के समय अंग्रेजों का जो शास्त्रागार था वो अजमेर था। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र अंग्रेजों के रखे हुए थे अजमेर में। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो 1 नंबर बी और डी आपका राइट है, बाकी बी कथन आपका गलत है। तो बिल्कुल 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटा में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे किया गया? कोटा में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना, तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेनूराम शर्मा। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उदयपुर, जयपुर, कोटा या डूंगरपुर? तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। यदि आपने आंसर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। तृतीय चरण के अंतर्गत राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर को मिला दिया गया और इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह बने थे। इसके अलावा उप राज प्रमुख भीम सिंह बने थे कोटा वाले। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी गई सागरमल गोपा के द्वारा। यह पुस्तक सागरमल गोपा ने जेल में रहते हुए वर्ष 1941 में लिखी थी। जेल में रहते हुए 1941 में पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक में उसका उल्लेख किया। इसी कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। बाद में इनको जेल में जिंदा जला दिया गया। यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से जोधपुर में स्थित हवेलियों का सही युग्म है? पहला है पोखरण की हवेली, रा की हवेली, पुष्य हवेली। देखो जोधपुर में स्थित हवेलियां कौन कौन सी है? पोखरण की हवेली, जोधपुर में पोखरण की हवेली है, रा की हवेली है, पुष्य हवेली, बड़े मियाँ की हवेली और 25 हवेलियां। ये सारी की सारी कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो पठुओं की हवेली, नतमल की हवेली, रामपुरिया की हवेली, ये आपकी जैसलमेर में है। बागौर की हवेली, बाफना की हवेली, पंसारी की हवेलियां ये उदयपुर में है। तो 1 नंबर आंसर आपका राइट है। अगला प्रश्न है 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? जगन्नाथ कछवा की छतरी है 32 खंभों की छतरी, जो कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है 32 खंभों की छतरी। सांझा द्वारा निर्मित यह छतरी हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का एक अनूठा उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सांझा। सांझा ने करवाया था। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। जगन्नाथ कछवा की हवेली है। डामोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस जनजाति के पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं। तो बिल्कुल राइट है। इस जनजाति के परिवार पूर्णतः एकांकी होते हैं। इस जनजाति की भाषा मराठी है, जो गलत है। मराठी भाषा नहीं है, इनकी भाषा गुजराती है। कौन सी है? गुजराती। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है कृषि और पशुपालन। तो यह भी बिल्कुल राइट है। तो 3 नंबर आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। बिल्कुल जंगलों में निवास नहीं करती है जनजाति, ध्यान रखना, मैदानों में रहती है ये। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? नीलकंठ महादेव का मंदिर अलवर में है। पांडुपोल हनुमान का मंदिर अजमेर, जो गलत है क्योंकि ये मंदिर अलवर में ही है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में है। हल्देश्वर महादेव का मंदिर पिपलूद में है। तो बिल्कुल राइट है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गलत दे रखा है। निम्नलिखित आभूषणों का सही अवरोही क्रम है? तो सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? अवरोही, बाजूबंद, फिर बम्बी और फिर कंदोरा। तो 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। बाजूबंद, क्योंकि बाजूबंद है हाथ की बाजू पर बांधा जाता है, बाजू पर बांधा जाता है ऊपर की तरफ। उसके बाद भम्बी, भम्बी आभूषण कहाँ बांधा जाता है? हाँ, नाभि में, जो अपनी नाभि है पेट की, इसमें ये पहना जाता है। तो सबसे ऊपर बाजूबंद आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा भम्बी। कंदोरा, कंदोरा कमर में, तो ये नीचे फिर बाद में कंदोरा आ जाएगा। तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा, ध्यान रखना। आमेर के किले में स्थित कदमी महल के निर्माता कौन है? तो कदमी महल के निर्माता है भगवंत दास। आमेर के किले में स्थित जलेब चौक, शिला देवी का मंदिर, बालाबाई की साल, 24 रानियों का महल, स्वाग मंदिर और बहारेदरी आदि दर्शनीय है, देखने लायक चीजें हैं। मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की? तो मल्लीनाथ जी ने जो पंथ चलाया था उसका नाम है कूड़ा पंथ। कूड़ा पंथ की स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी और पत्नी का नाम था रूपा दे। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा रण क्षेत्र का विस्तार है? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर। तो सबसे बड़ा है बाड़मेर। विस्तार की बात पूछी गई है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा रण क्षेत्र, थोब रण क्षेत्र बाड़मेर में है और सर्वाधिक रण जैसलमेर में मिलते हैं आपको देखने को। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया? ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में एक बार संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। ये जब मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने संभाग मार्ग सब समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1962 में। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वापस पुनः लागू किसने किया? पुनः लागू किया था हरिदेव जोशी। जब मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने 26 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू किया। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। शुरुआत 1949 में हुई थी, उसके बाद 1962 में एक बार बंद कर दिया गया, 1987 में पुनः शुरू कर दी गई। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति भी रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये 4 नंबर आपको ऑप्शन दे रखा है, भैरव सिंह शेखावत। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। निम्नलिखित में से किस झील के किनारे कपिल मुनि की तपो स्थिति है? कपिल मुनि की तपो स्थली कौन सी है जहां पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी? तो ये आपकी है कोलाई झील, बीकानेर। बिल्कुल आपकी कोलाई झील बीकानेर है। इसके किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। सिलिसेट झील ये कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में है, ध्यान रखना। बिल्कुल। और फतेह सागर झील उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। पिछोला झील भी कहां पर है? यह भी उदयपुर में ही है। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप या इनमें से कोई नहीं? तो प्रमुख साधन तो कुएं और नलकूप ये दोस्तों। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों से होती है। कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर और अजमेर जिलों में होती है। नहरों की बात करें, नहरों से सिंचाई होती है दोस्तों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सर्वाधिक। क्या गुरुजी तालाबों से कहां पर सिंचाई होती है? तालाबों द्वारा सिंचाई होती है भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा। उसके बाद राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, अपना एप्लीकेशन है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर पर अपना ऐप है, उसको आप डाउनलोड जरूर करें और अपना टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्लास वगैरह मिलती रहे। 1842 और 43 ईस्वी में पड़े अकाल का नाम क्या रखा गया? 1842 और 43 में जो अकाल पड़ा था उसका नाम है सहसा मुदसा। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। और इसके अलावा देखो छपनी अकाल किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अब ये आ चुका, ये अब पूछा जा सकता है सहसा मुदसा अकाल 1842-43 में। और छपनी अकाल ये कब पड़ा? ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। ये पड़ा था 1899 में। कब पड़ा था? 1899 में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। बिल्कुल। और वरद अकाल ये कब पड़ा था? ये 2000 के अंदर। कब? 2001 तक ये रहा था इसका प्रभाव। और पंचकाल किसे कहते हैं? 1812 में जो अकाल पड़ा था, 1812 और 13 में जो अकाल पड़ा था उसे बोलते हैं पंचकाल। निम्नलिखित में से हकरा का संबंध है? हकरा क्या है? कांतली नदी, लूणी, गग्गर नदी या बनास नदी? तो राइट आंसर हो जाएगा गग्गर नदी। गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली बोलते हैं। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में हकरा बोलते हैं। इसको पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? हकरा। इसके अलावा जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है इसको बोलते हैं तोरावाटी। क्या बोलते हैं? तोरावाटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में प्राय गहन कृषि की जाती है? तो गहन कृषि की जाती है दोमट मिट्टी में। किस में की जाती है? दोमट मिट्टी में। गहन कृषि क्या होती है? कृषि उत्पादन की वह प्रणाली होती है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक डालकर उसमें अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। नेक्स्ट अगला, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? तो महाराजा उम्मेद पैलेस है। कौन सी है? महाराजा उम्मेद पैलेस। महाराजा उम्मेद पैलेस कहां पर है? ये पाली में, ध्यान रखना, पाली जिले में है दोस्तों। बांडी नदी के किनारे है। इस मिल की स्थापना 1942 में की गई थी। और इसके अलावा श्री महालक्ष्मी मिल, इसकी स्थापना 1925 में ब्यावर अजमेर में की गई थी। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। 1938 में इसकी शुरुआत हुई थी। और एडवर्ड मिल ये अजमेर में। अगला प्रश्न, मेटल ऑफ गुड होप किस खनिज प्रशासनिक को कहा जाता है? मेटल ऑफ गुड होप यूरेनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किस खनिज को कहा जाता है? यूरेनियम को। बिल्कुल। वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है पधारो हमारे देश। क्या है? पधारो हमारे देश। 29 जनवरी 2019 को राजस्थान का ये आदर्श वाक्य जाने क्या दिख जाए को बदलकर पधारो हमारे देश कर दिया गया। दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में
कि पधारो हमारे देश, इससे पहले कौन सा वाक्य था? इससे पहले था जाने क्या दिख जाए। राजस्थान में आ रहे हो, पता नहीं आपको क्या क्या दिख जाए, तो ये था। और 2019 में इसको बदलकर पधारो हमारे देश कर दिया गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यों को तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं करता? तो लगान मुक्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगान मुक्त भूमि की जांच और परीक्षण करना, तहसीलदार ये कार्य नहीं करता। तहसीलदार फिर क्या करता है? कृषि भूमि के विक्रय का पंजीकरण करता है। प्रशासनिक कार्यों में तहसील के कोषागार की रक्षा और नियंत्रण उस पर करता है। और कोई निर्वाचन वगैरह होते हैं तो उसमें ये व्यवस्था वगैरह करना, ये काम होता है इसका। जन्म मृत्यु का पंजीकरण वगैरह ये सारे काम करता है तहसीलदार। बिल्कुल, प्राकृतिक कोई आपदा वगैरह आ जाती है तो उस समय राहत कार्य करना, ये तहसीलदार के काम होते हैं। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य 20 और 3 होते हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल, इस समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख ही होता है। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित भाग 9 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन में विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो ये कितनी अवधि तक रोक सकती है? 4 महीने तक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोका जा सकता। बहुत ही शानदार भाई, क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? अनुच्छेद 197 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वे स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य का विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो बिल्कुल 3 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। वह स्वयं प्रत्याशी होता है और उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष होता है। वह राज्य विधानमंडल में निम्न का सदस्य हो और यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है? मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, राज्य में स्थित जेलों का निरीक्षण करना, जो राजस्थान में जितनी भी जेलें हैं राज्य के अंदर, उन जेलों का क्या करना? निरीक्षण करना, जांच करना, मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो ये आपका उनका कार्य नहीं है सजा देने का। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव संपन्न नहीं करवाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1988 का चुनाव। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है? नगर निगम में कौन होता है? अध्यक्ष। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। तो नगर निगम होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? महापौर होता है। नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है। नगर पालिका में क्या होता है? अध्यक्ष होता है, नगर पालिका अध्यक्ष। तो बिल्कुल असुमेलित यानी गलत इनमें से कोई नहीं है, सभी राइट है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। ध्यान रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और उसी दिन प्रथम न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को तथा अन्य 11 न्यायाधीशों को महाराजा मान सिंह ने शपथ दिलवाई थी। ये ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश तो कमलकांत वर्मा थे और 11 अन्य न्यायाधीश थे। उनको एक महाराजा थे अपने उस समय मान सिंह ने उनको शपथ दिलाई।
संविधान लागू होने के बाद राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद। 1949 में तो ये बन गए थे। 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय कौन बने थे? उस समय बने थे कैलाशनाथ। कौन बने थे? कैलाशनाथ वांचू बने थे। ठीक है, यदि संविधान के बाद का पूछे तो ये आपका राइट हो जाएगा। हाँ, उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है, इसकी खंडपीठ जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी शिकायत लोकायुक्त के पास नहीं की जा सकती? लोकायुक्त के पास किसकी शिकायत नहीं कर सकते? जिला परिषद के जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख की नहीं कर सकते। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत कितनी होगी 60 वर्ष के बाद पेंशन प्राप्त? बिल्कुल 3000 रुपये। कितनी होगी? 3000 रुपये। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 का आकार कितने करोड़ का है? दो बजट है 2021 और 22 का। भारत का पहला डिजिटल और पेपरलेस बजट है, ध्यान रखना, 2021 और 22 का। इसका आकार कितना है? 34.83 करोड़ का है। बिल्कुल 2 नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेष रहा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं, कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद भारत ने जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। 1 नंबर जो भी बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब की गई? सभी का राइट है भाई, 15 मार्च 1950 को हुई थी, ध्यान रखना। 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। यह गैर संवैधानिक, बिल्कुल गैर संवैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता है, और इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के, और वर्तमान में अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंदिरा रसोई योजना का नारा क्या है? कोई भी भूखा ना सोएगा। इंदिरा जो रसोई योजना है इसमें 8 रुपये में खाना दिया जाता है। इसमें इसका जो वाक्य नारा यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। कब शुरू हुई थी इंदिरा रसोई योजना? बताओ, देखें प्रश्न मैंने कल भी कराया था, योजना वालों प्रश्न में करवाया था। 20 अगस्त 2020 को यह योजना शुरू हुई थी, ध्यान रखना। 2020 में इंदिरा रसोई योजना की शुभारंभ किया गया। इसमें किसके माध्यम से? 213 नगरीय निकायों, 358 रसोई के माध्यम से 8 रुपये में पौष्टिक आहार दिया जाता है, और इसके माध्यम से सरकार के द्वारा प्रतिदिन 1.34 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने का इसमें लक्ष्य भी रखा गया है। क्या क्या इसमें भोजन सामग्री मिलती है बताऊं क्या? अभी मुंह में पानी आ जाएगा, नहीं बताऊंगा। अगला देखो, देखें, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान में निर्धनता का अनुपात कितना रहा? इसके अनुसार निर्धनता अनुपात रहा 14.7%। 3 नंबर आंसर करेक्ट है दोस्तों। राजस्थान की कौन सी पर्यटन नीति के प्रावधानों के आधार पर राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन हुआ? राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों की पालना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, बिल्कुल इस अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, राजस्थान पर्यटन नीति 2020। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है भाई, जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। 400 करोड़ कितनी लागत लगेगी? 400 करोड़ की लागत से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जोधपुर में, जिसमें स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डेटा वगैरह सारे यहां पर रहेंगे सुविधा। अगला प्रश्न है, राज्य बजट 2021-22 के अनुसार आर्चरी एकेडमी व हैंडबॉल एकेडमी कौन से जिलों में खोलने जाने की घोषणा की गई है? तो डूंगरपुर और जैसलमेर में। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए
डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी खोले जाने की घोषणा की गई है बजट में। राज्य बजट 2021-22 के अनुसार कितने आंगनवाड़ियों को नंद घर योजना में सम्मिलित किया जाएगा? नंद घर योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2015 में प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000। राज्य बजट 2021 और 22 में 25,000 आंगनवाड़ियों को नंद घर योजना में सम्मिलित किया जाएगा। 2 नंबर आंसर आपका राइट है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें।